So I'm audible. Hello, hello, hello. We will wait for 2 minutes, okay, so that others can join. Hello, hello.
हेलो। हेलो। तो लेट स्टार्ट दी सेशन, ओके। दिव्या सभी ने ज्वाइन कर लिया है ना? यस सर, ज्वाइन कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं, ओके। तो तो एक ही दे दो भैया। तो दो मांगता दो दे। दिव्या जब स्टार्ट करना हो प्लीज बता देना, ठीक है? सर स्टार्ट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर लिया है सर। ठीक है। तो हम ये इस GSTR 1 के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आउटवर्ड सप्लाई का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे कि जब भी एक सप्लायर, ठीक है, जब भी वो माल बेचता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। और जब भी वो माल खरीदता है या कुछ सर्विसेज खरीदता है या कैपिटल गुड्स खरीदता है बिजनेस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। सो अब जितने भी सप्लायर्स हैं जो कि GST के अंदर रजिस्टर्ड है, मेरे को पहले आप लोग ये बता दो कि GST क्या सबके ऊपर लगता है? GST जो है वो सबके ऊपर लगेगा, मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर GST लग जाएगा? मतलब उसको GST चार्ज करना है कस्टमर से या अपनी तरफ से पे करना है, बताइए। हाँ जी। मेरा आप लोगों से सवाल, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन आना चाहिए, नहीं तो इस सेशन का कोई फायदा नहीं। हाँ जी। तो एंड मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ना सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स अपना कैमरा ऑन करेंगे। देखिए ये अच्छा नहीं लगता, इट इज नॉट प्रोफेशनल कि मैं हर सेशन में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ इंडिविजुअली कि आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? तो मैं कहूंगा जैसे प्रिंस आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे। देखो ये ठीक नहीं लगती ना बात कि एक एक्सटर्नल बंदा आपको कहता है कि भाई आप ये चीजें करो। हाँ जी, और आप लोग प्लीज, चाहे आपको सही आता है चाहे आपको गलत आता है, देखिए ये नहीं है कि और जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, रिप्लाईज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एक सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको आंसर देना है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या GST सबके ऊपर लगता है? सर हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप लोगों की आवाज आ रही है।
सर आटा चीनी पे नहीं लगता। और नहीं नहीं, लिकर मैंने ये पूछा, मैंने, मेरा सवाल अलग था। मैंने ये नहीं पूछा किन चीजों पर, मैंने ये पूछा क्या हर एक सप्लायर के ऊपर लगता है। मतलब अगर मैं गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ या कोई और गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो क्या हर एक इंसान के ऊपर जीएसटी लगेगा? मैंने अभी नहीं, यहाँ पे आइटम नहीं पूछी, मैंने इंसान पूछा है, सप्लायर पूछा टर्नओवर लिमिट होती है। है। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो निशान जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करेक्ट ये करना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर तीन चीजें हैं, तीन लिम्स हैं, सेक्शन 22, 24 और 25। आप याद रखेंगे, सेक्शन 22, 24 और 25। 22 तो ये कहता है जी वो टर्नओवर, आप कह रहे थे कि जी टर्नओवर अगर किसी का है, ठीक है, रेवेन्यू किसी का है, अगर वो एक क्रॉस कर जाए एक लिमिट से, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, मैंडेटरी है। अब आप मुझे बताएंगे वो टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 20 लाख और 40 लाख भी है। हाँ, मैं आपको ये कह मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर कोई अगर कोई गुड सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अगर कोई गुड्स सिर्फ गुड्स के अंदर डील कर रहा है तो उसके लिए लिमिट कितनी है? 40। और अगर कोई सर्विस के अंदर डील कर रहा है, प्योरली सर्विस के अंदर है, तो उसके लिए लिमिट है 20 लाख। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी, अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा हूँ, मान लो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ और साथ ही साथ मैं बुक्स भी बेचता हूँ, तो बुक्स तो हो गई गुड्स, और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ वो हो गई सर्विस। अब आप बताइए मेरे लिए लिमिट कितनी होगी? 20 होगी। अब मैं 40 लैक्स को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। चाहे मैं सर्विस 10 रुपए की प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो लिमिट 20 भी लगती है, तो हम लोअर लेकर चलेंगे, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन है, ऐसा लिखा नहीं है एक्ट के अंदर, डायरेक्टली नहीं लिखा। पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम इंटरप्रिटेशन लेकर चलेंगे, हम एडवर्स लेकर चलेंगे, फेवरेबल नहीं लेकर चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे लॉ साइलेंट नहीं है। क्योंकि आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस ना, तो मैं उस क्या कहते हैं ब्रैकेट के अंदर आ चुका हूँ 20 लाख। एक और चीज, ये लिमिट 40 और 20 लाख ये सिर्फ नॉर्मल स्टेट्स के लिए। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो वहां पर धंधा कम होता है, तो वहां पर ये लिमिट कितनी है? 20 लाख और 10 लाख। 20 लाख गुड्स के लिए, 10 लाख सर्विसेज के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जितना धंधा नहीं है। अगर वहां पर भी ये लिमिट 40 लाख रख दी जाए, तो ज्यादातर मेजोरिटी सप्लायर्स बाहर हो जाएंगे जीएसटी के लिमिट से। ओके, तो हमने अभी पहली बात ये डिस्कस करी कि भाई किसी का टर्नओवर के बेसिस पे। मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करता, ठीक है, मेरा टर्नओवर 20 लाख नहीं क्रॉस करता, क्या फिर भी मुझे जीएसटी के अंदर आ सकता हूँ, मैं कवर हो सकता हूँ? कि क्या ऐसा हो कि हाँ जीएसटी मेरे को पे करना है, मतलब मेरे को जीएसटी चार्ज करना है? क्या ऐसे तब भी केसेस हैं? देखिए, जो टर्नओवर वाली बात है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर लेकर चलते हैं, और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है पूरे इंडिया का टर्नओवर, पूरे इंडिया में मतलब सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज का टर्नओवर मिलाकर। अच्छा, एक और चीज, मेरा आप लोगों से एक और सवाल, क्या जो शराब है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, क्या वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है या नहीं है? दीज आर नॉन टैक्सेबल, ठीक है, जीएसटी के अंदर वो टैक्सेबल नहीं है। अब मान के चलते हैं कि मैं 60 लाख रुपए की दारू बेचता हूँ और 4 लाख रुपए का मैं नमकीन बेचता हूँ, तो 64 लाख रुपए टर्नओवर है। क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी है? मेरा टैक्सेबल गुड्स का मेरा टैक्सेबल गुड्स का जो क्या कहते हैं टर्नओवर है, दैट इज 4 लाख, और जो नॉन टैक्सेबल है वो है मेरा 60 लाख। तो आप बताइए क्या लेनी है? हाँ लेनी है, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है। हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है। इसका मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई के तीन लिम्स होते हैं, एक होता है नॉन टैक्सेबल, एक होता है आपका निल रेटेड, एंड एक होता है आपका क्या, फुली एग्जेम्प्ट। तो सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। एक और मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जो दारू बेच रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली या कहीं पर भी दारू की दुकानें हैं, ठीक है, तो दारू तो बाहर है जीएसटी से, उसके ऊपर तो आपका सेंट्रल एक्साइज और वैट लगेगा। आप मुझे बताइए, क्या उन दारू की जो दुकानें हैं उन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा होगा? सिर्फ दारू सप्लाई करते हैं वो लोग,
हाँ जी, किसी का सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक लिकर का बिजनेस है, क्या उसने जीएसटी नंबर ले रखा होगा? नहीं, ने ले रखा होगा। आप एक बताइए, क्या जो दारू सप्लाई करता है उसके यहाँ पे गत्ते आते हैं, गत्तों में दारू आती है ना, कार्टन्स के अंदर, वो कार्टन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो महीने भर के अंदर, हफ्ते भर के अंदर कबाड़ी को बेचते हैं। तो जब वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है, तो वो भी तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और जो कार्टन्स हैं वो टैक्सेबल है, इसलिए उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उनकी रिटर्न भी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको इतनी? अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से फिर से ये सवाल था, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि मेरा टर्नओवर एक्सीड ही नहीं कर रहा है, क्या फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए? मेरा टर्नओवर एक्सीड नहीं करता, मान के चलिए मैं कुछ सप्लाई कर रहा हूँ और मैं 12 लाख रुपए की चीज, 12 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, क्या मुझे जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता पड़ सकती है? ऐसा कौन सा केस होगा जहां पर मेरा टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है? हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ वो कुछ केसेस ऐसे हैं, आप लिखेंगे जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड की बात करता है, जो हमने अभी बात करी ना थ्रेशोल्ड वाली, वो कौन सी वाली बात करी है हमने? सेक्शन 22 की। अब सेक्शन 24 भी है, सेक्शन 24 कहता है कि चाहे आपका टर्नओवर जीरो हो, चाहे आपका टर्नओवर जीरो हो, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। वो केसेस कैसे हैं कि अगर मैं किसी का एजेंट बन के काम कर रहा हूँ, एजेंट बन के कैसे, आप लोगों ने एक दाल चावल वाले का नाम सुना होगा, 15 नंबर दाल चावल वाला, खाड़ी बावली के अंदर काफी फेमस है। अब क्या हुआ कि वो सप्लाई कर रहा है, उसका तो करोड़ों में टर्नओवर है, मान लो उसका 140 करोड़ का टर्नओवर है। अब मैंने क्या करा, मैंने पंजाबी बाग के अंदर एक दुकान खोल ली, और पंजाबी बाग के अंदर मैंने जो दुकान खोली उसके अंदर मैंने 4-5 लाख रुपए की दालें मसाले वगैरह भर लिया। अब ये मैं खुद नहीं कर रहा, मैंने उसको कहा भाई ये सामान मैं तुझसे परचेज नहीं कर रहा, तू मुझे दे दे, और मैं जितना भी माल बेचूंगा उसमें मुझे 5% कमीशन दे दियो। तो मैं कमीशन पे काम कर रहा हूं, मैं उसका एजेंट हूं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस ना करे, 20 लाख क्रॉस ना करे सर्विस के केस में, पर अगर मैं किसी का एजेंट हूं और मैं एज अ एजेंट सप्लाई कर रहा हूं, तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, एक बात याद, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मैं मान लो आप लोगों को ऐसा आता होगा कि हम कुछ गारमेंट्स का काम कर लेते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर करा लेते हैं, फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर, और हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स गारमेंट्स वगैरह बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सारे के सारे क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जो कि कोई भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म या तो खुद चला रहा होता है, मतलब उसका खुद का ओन्ड होता है, या वो ऑपरेट कर रहा होता है। तो आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी लेना जरूरी है विदाउट एनी टर्नओवर लिमिट, और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई करता है उसको लेना भी मैंडेटरी है। एक और चीज बताता हूं यहाँ पर, कि अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। कैसे? मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो कि हमारे देश का नहीं है, हमारे देश में आया है थोड़े समय के लिए, ठीक है, कितने दिन के लिए आया है? 90 दिन से कम आया है, मैक्सिमम 180 दिन के लिए आया है, और वो हमारे देश के अंदर सप्लाई करना चाहता है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसको जिस स्टेट के अंदर आएगा उस स्टेट के अंदर उसको क्या लेनी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑटो एक्सपो लगेंगे, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ कि प्रगति मैदान वगैरह के अंदर ट्रेड फेयर लगते हैं, या फुटवेयर का मेला लगता है, तो वो जितने भी मेले लगते हैं उसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाहर से अगर कोई आकर अपना स्टॉल लगाता है या एग्जीबिशन लगाता है और उसमें माल बेचता है, तो उसको उसको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो इंसान होता है, जैसे मैं दिल्ली में ऑपरेट कर रहा हूँ, दिल्ली में मेरा टर्नओवर कितना है? मान लो 60 लाख,
इस वजह से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया था। मैं दिल्ली में रजिस्टर हूँ, पर मैं कभी कभी सामान कहाँ जाके बेच रहा हूँ, मैंने अपना एक फिजिकल प्लेस बना लिया थोड़े समय के लिए। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। अब वहां पर भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मुंबई के लिए मुझे कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में सिर्फ इतना सा फर्क है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमारे देश के अंदर ऑपरेट नहीं करता परमानेंटली, वो थोड़े समय के लिए आता है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमारे देश के अंदर कब आता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमारे देश के अंदर किसी ना किसी स्टेट के अंदर ऑपरेट कर ही रहा होता है, पर वो एक दूसरे स्टेट के अंदर टेम्पोररीली मूव करता है, इसलिए लेना पड़ता है। दोनों को जो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, वो जिस दिन वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं, उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक एस्टिमेटेड टर्नओवर वो कैलकुलेट करते हैं और वो उनको जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट। ठीक है। और अगर मान लीजिए उनका वो एस्टिमेटेड टर्नओवर अचीव नहीं हुआ, तो उनको वो बाकी बचा हुआ अमाउंट उनको क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। ठीक है। अगर उनकी उतनी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनी, नेट टैक्स लाइबिलिटी, तो बचा हुआ अमाउंट उनको रिफंड हो जाता है। कितने दिन के लिए उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है, वो उनको बताना पड़ता है। मैक्सिमम कितने दिन के लिए ले सकते हैं? 90 डेज के लिए। अगर उनको लगता है कि उन्हें और समय रुकना है, तो वो उसको एक्सटेंड करा सकते हैं मैक्सिमम और 90 डेज के लिए। तो टोटल 180 डेज के लिए ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होती है। उसके बाद भी अगर वो रुकना चाहते हैं, तो उनको एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन उस स्टेट के अंदर लेनी पड़ती है। समझ में? अब तीसरा लिम्ब ये होता है। तीसरा लिम्ब क्या है? हमने बात कर ली कि भाई टर्नओवर के बेस पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हमने बात कर ली कि भाई कुछ केसेस ऐसे हैं सेक्शन 24 के, ये जो मैंने आपको बताया ना, कंपलसरी केसेस है जहां पर विदाउट आपको क्या कहते हैं, टर्नओवर लिमिट भी रजिस्ट्रेशन कराना है, सेक्शन 24। अब एक आता है सेक्शन 25 के अंदर सब सेक्शन 4, जो कि कहता है कि कोई इंसान का ना तो टर्नओवर क्रॉस हो रहा, ना वो सेक्शन 24 के मैंडेटरी वाले केसेस के अंदर कवर हो रहा, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ सकती है। वो कौन से, वो कब है? अब आप एक बात बताओ, क्या वॉलेंट्री रजिस्टर करा सकता है कोई अपने आप को वॉलेंट्री? ना तो मेरा टर्नओवर एक्सीड कर रहा, ना ही मैं 24 के केस करा सकता। वॉलेंट्री मैं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देश वो की पता है उसको बनाने बना के देश की बनवानी है, क्या करना है? आर्मी का फोन आया था। हाँ जी, आप मुझे बताइए, क्या मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? ऑप्शन देखने जाओ, 3 से लेना है। हाँ जी, बताइए। सही है, सही। वो भी अलियान वो ज्यादा से ज्यादा आर्मी का अनुराग, आप अपना क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अनुराग गुप्ता जी, आप अपना ऑडियो प्लीज बंद रखिए, म्यूट पे रखिए। ठीक है, चलिए। तो अब हमारी बात ये होगी, तीसरा लिम्ब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कई बारी जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये तीसरे लिम्ब की जरूरत क्यों पड़ती है? तीसरे लिम्ब की तब जरूरत पड़ती है जो स्टार्टअप्स हैं। अब देखो क्या होता है, हमारे देश के अंदर लोगों को अवेयरनेस नहीं है लॉ की, टैक्स लॉ की अवेयरनेस पूरी नहीं होती। हम कभी बैंक के अंदर हम कभी बैंक के अंदर क्या करते हैं, करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो बैंकर कई बारी कुछ बैंकर्स जिनको नॉलेज नहीं होती, वो ये कहते हैं अपना जीएसटी नंबर ले आओ, है ना। तो करंट अकाउंट, आरबीआई नहीं कहता कि आपको करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, ऐसा आप लोगों को भी पता है, पर बैंकर को नहीं पता। तो बैंकर ने अपने नियम बना रखे हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई साइंस स्टूडेंट, जैसे कुछ कॉलेजेस के जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब कोई स्टार्टअप खोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पकड़ लेते हैं एमएनसीज वगैरह के, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ भी प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के। अब उनका बिजनेस 20 लाख 10 लाख क्रॉस नहीं करता स्टार्टिंग में। मान लो उनको कोई प्रोजेक्ट मिला, उसमें उनको रेम्यूनरेशन मिलेगी 1.5 लाख रुपए। अब वो एक कंपनी बना लेते हैं। उनको कंपनी बनाना भी मैंडेट नहीं होता, पर जो क्लाइंट उनको काम देता है वो कहता है जी अगर आप कंपनी हो, ठीक है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, क्योंकि जो उनको क्लाइंट काम दे रहा है ना, वो इतना बड़ा सप्लायर है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, तो वो उनका जो क्लाइंट है ना, वो एक इंटरनल पॉलिसी बना देता है कि आप जो भी बिल लोगे, जो भी परचेज ऑर्डर दोगे आगे सर्विसेज कराने के लिए, आपको उनका जीएसटी नंबर कलेक्ट करना है। अब जो अकाउंटिंग स्टाफ होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं,
उनका जो क्लाइंट है, उनका जो अकाउंटिंग स्टाफ कहता है, वो कहता है जी आप जीएसटी नंबर दो, नहीं तो हम आपका बिल पास नहीं करेंगे। तो वो बेचारे स्टार्टअप्स जो होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है कि भाई जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना, ठीक है, तो वो फिर जीएसटी नंबर क्या करते हैं, वॉलेंटरली अप्लाई करते हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट से जीएसटी चार्ज कर सके और एक जीएसटी वाला इनवॉइस दे सके। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और चीज कहूंगा कि बाय एथिक्स अगर मैं चलूं तो हमें किसी को सही राय देनी चाहिए। हमें अगर हमारे पास कोई स्टार्टअप आता है तो हमें उसको यही बताना चाहिए कि भाई साहब आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना, आप 24 में कवर होते हैं, 922। पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर आप ऐसी राय देते हैं तो आपको पैसा भी नहीं मिलता। अगर आपको एथिक्स फॉलो करने हैं तो क्लाइंट को सही बताओ कि भाई आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, आप अपना बिल दे सकते हो, सामने वाला आपको पेमेंट दे सकता है। पर अगर आपको देखना है जी हमें इससे रेवेन्यू कमाना है, तो क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन दिलवाओ, उसके ऊपर जीएसटी लगे, ठीक है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जीएसटीआरस भरनी मैंडेटरी है, और जितनी भी जीएसटीआरस हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है। एक जीएसटीएन पोर्टल है जिसको हम www.gst.gov.in के नाम से जानते हैं। तो हम पहली रिटर्न की बात कर रहे हैं, दैट इज जीएसटीआर 1, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मैं आपको एक और चीज कहूंगा कि जब आप इससे रिलेटेड बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई लिखा हुआ नहीं है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो जीएसटीआर 1 है हम उसको कभी रिटर्न मान के ही नहीं चलते। एज पर लॉ अगर आप बेयर एक्ट पढ़ें तो वो जस्ट क्या है, सबमिशन है। मेन रिटर्न कौन सी होती है आपकी, जीएसटीआर 3B, ओके, उसको हम रिटर्न बोलते हैं। अगर लॉ में कभी भी आपको रिटर्न लिखा हो कि रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड, तो वो जीएसटीआर 3B की बात कर रहा हो। कहीं पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय द सप्लायर, तो उसका मतलब है वो जीएसटीआर 3B की बात कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 की बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, सो अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटीआर 1 किसको फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 में कौन सी डिटेल्स आती हैं, ये इसमें सप्लायर वो डिटेल्स डालता है जो उसने सप्लाई कस्टमर को की है। ठीक है, तो किस किस को भरनी है, ये हर किसी को भरनी है, इवन अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको भी भरनी है। लेकिन ये किस किस को नहीं भरनी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं भरनी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ये वाली नहीं भरनी है, कैजुअल टैक्सेबल कॉम्पोजिशन वाले को ये नहीं भरनी, उसके लिए जीएसटीआर 4 होती है। और आपने पढ़ा होगा सेक्शन 51 और 52 टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन है कहां पर, जीएसटी के अंदर। तो अगर किसी को अपनी टीसीएस की रिटर्न भरनी है, कोई टैक्स कलेक्टर है, कोई टैक्स डिडक्टर है जीएसटी के अंदर, तो ये वाली रिटर्न नहीं जाएगी। और एक और होता है ओआईडीएआर सर्विसेज। आप लोग जानते हैं कि ओआईडीएआर सर्विसेज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ये क्या होती हैं कि जैसे अगर हम बात करें किस चीज की, कि एक पर्टिकुलर किसी ने ना स्टोरेज बना रखी है, किसी ने प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पे वो क्या करता है, डाटा भी डालता है, इंफॉर्मेशन भी डालता है, या तो खुद डालता है, ठीक है, और आपको कहता है जी आप एक्सेस कर सकते हो, हमें कुछ पैसा दे दो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस, एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दूं और मैं कहूं जी आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो और उसको दोबारा से देख सकते हो, तो उसको बोलते हैं रिट्रीवल। स्टोर करे हुए डाटा को दोबारा देखना, एक्सेस करना इज रिट्रीवल। और किसी ने अपना डाटा स्टोर कर रखा है और आपको कह रहा है जी देख लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस। ठीक है, अब जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें, तो नेटफ्लिक्स कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नेटफ्लिक्स एक्सेस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। पर अगर हम बात करें गोडैडी की, ठीक है, या हम बात करें होस्टिंगर की, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, या आपको एक क्लाउड, आपको एक वेबसाइट का होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो और उसको जब चाहे देख सकते हो, लॉग इन आईडी क्रेडेंशियल्स देगा वो आप लोगों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम क्या बोलते हैं, रिट्रीवल सर्विसेज। तो अगर कोई इंसान
OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पर वो कहां पर है? वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर बैठा है। और वो किसको दे रहा है? वो ऐसे इंसान को दे रहा है जो कि सप्लायर नहीं है, रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है, और वो ऑनलाइन सेवाएं ले रहा है। तो जब हम नेटफ्लिक्स से सर्विसेज लेते हैं तो हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट हैं, और नेटफ्लिक्स यूएस के अंदर बैठा हुआ है, तो नेटफ्लिक्स क्या हो जाएगा? नेटफ्लिक्स इज अ सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज विच इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, चलो, तो उनकी रिटर्न अलग होती है। अब आ जाओ, ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की? GSTR 1 फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो क्या है? अगर कोई इंसान, अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर दो ऑप्शन ये दिए गए कि स्मॉल टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत दी गई और लार्ज टैक्स पेयर्स के ऊपर थोड़ा बर्डन मंथली बेसिस पे डाला गया। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको, स्मॉल टैक्स पेयर हम कहेंगे किसको? GSTR 1 में दो ऑप्शन, अच्छा ये भी क्या है? ऑप्शनल है, मंथली रिटर्न फाइल करो या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। क्वार्टरली रिटर्न वाला ऑप्शन किसके पास होगा? जो क्या है? स्मॉल टैक्स पेयर। अब यहाँ पे स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब क्या है? जिनका टर्नओवर कितना होगा? 5 करोड़ होगा, 5 करोड़ तक होगा। कहां पर? कब? पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा? 5 करोड़ तक का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो वो क्या कर सकते हैं? क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जिनका 5 करोड़, अच्छा, जिनका 5 करोड़ से ज्यादा है उनको तो मैंडेटरी फाइल करना है मंथली रिटर्न। ठीक है, जिनका 5 करोड़ से कम है उनके पास ऑप्शन है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है कि वो क्वार्टरली करना चाहते हैं या फिर मंथली। ओके, तो अब यहां पर जितने भी इंसान जो क्वार्टरली का ऑप्शन ले लेंगे, स्मॉल टैक्स पेयर, उनको कब तक फाइल करना है बताइए? जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 13 तारीख को तक GSTR 1 फाइल कर। ठीक है, और जितने भी हमारे मंथली रिटर्न वाले हैं जिन्होंने या तो ऑप्ट नहीं किया या जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं, उनको GSTR 1 कब तक फाइल करनी है? उनको GSTR 1 11 तारीख तक, मतलब जो भी मंथ होगा उसका नेक्स्ट मंथ, मतलब फॉलोइंग मंथ के सक्सीडिंग मंथ के 11 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी होती है। बात आती है समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये किन को प्रोवाइड किया गया है? ये उनको प्रोवाइड किया गया है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि कौन सी स्कीम के अंदर है बताइए? हाँ जी, जो क्वार्टरली स्कीम के अंदर है, मतलब जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अब देखिए उनकी जो रिटर्न है, उनकी जो रिटर्न है वो 3 महीने बाद करेंगे अपलोड। पर आप एक बात बताइए, उनसे जो परचेज कर रहा है क्या पता वो बड़ा सप्लायर, तो उनकी जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स हैं, ठीक है, वो हर मंथली चली जाए, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है, मान लीजिए आपका क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून, तो जून की जो रिटर्न है, अप्रैल मई और जून की रिटर्न है, वो जुलाई में जाएगी। ठीक है, लेकिन अप्रैल और मई में जो सेल हो गई है क्या वो डिलेड नहीं हो गई है? उसकी हम अगर फाइल जाके जुलाई में करें तो काफी लेट हो जाएगा। इसलिए उनके पास ऑप्शन है कि वो हर क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स जो होंगे उसकी इनवॉइस क्या कर सकते हैं? फर्निश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डाल सकते हैं। ये कब कब होगी? देखो, फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। कब तक डाल सकते हैं? जैसे मान लो अप्रैल की इनवॉइस कब तक चढ़ा सकते हैं? 1 मई से लेके 13 मई तक। ठीक है, ऐसे ही क्या क्या कहते हैं, मई की इनवॉइस जून में चढ़ सकते हैं? हाँ, 1 जून से लेके 13 जून तक चढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हमने जून वाले मंथ के लिए क्यों नहीं रखा? क्योंकि जून की तो रिटर्न ही चली जाएगी 13 तारीख तक, 13 जुलाई तक, इसलिए लास्ट मंथ के लिए इन्होंने ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा। लेकिन यहाँ पर कितने कितने रुपए तक के इनवॉइस जा सकते हैं? सिर्फ 50 लाख रुपए तक के इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हैं।
ये हर क्वार्टर के लिए लिमिट है कितना, 50 लाख। ताकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो इजीली क्या मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए जो भी हमसे माल खरीद, ठीक है, ताकि उसको क्रेडिट मिल जाए। क्या चल सकते हैं हम, बताइए। नेक्स्ट आ जाओ। तो आपने देखा होगा, अब मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ कि रिटर्न कैसे फाइल होगी, GSTR 1 कैसे फाइल होगी। आपको क्या करना है, आपको एक GSTN पे जाना है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बोलते हैं थियोरेटिकल लैंग्वेज के अंदर। तो ये क्या है, ये है www.gst.gov.in। यहाँ पर जाना है आपको, आप गूगल पे भी लिख सकते हैं gst.gov.in। जैसे ही आप उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक डैशबोर्ड नजर आएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आप क्या करेंगे, आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप लॉगिन कर जाएंगे, तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड नजर आएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के नीचे जब आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा तो उसमें आपको रिटर्न्स सिलेक्ट करना है, और रिटर्न्स के बाद आपको किस पे जाना है, रिटर्न्स डैशबोर्ड। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप रिटर्न्स डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप रिटर्न्स पे जाकर आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है किस पे, आपको पहले तो फाइनेंशियल ईयर, आप क्या करेंगे वहां पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आ जाएगा, यहाँ पे जाके आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है, अगर आप मंथली फाइलिंग कर रहे हैं तो आपका मंथली यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका पीरियड आ जाएगा, एक टर्म होती है टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड का मतलब होता है जिस पीरियड की आप रिटर्न या क्या कहते हैं स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो, फिल कर रहे हो, उसको हम टैक्स पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जून आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आप सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना है, जैसे GSTR 1 है, दिख रही है आपको यहाँ पर, पहले हम GSTR 1 की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अभी GSTR 2A 2B और टू टू बी क्वार्टरली वाली का और ये मंथली रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम GSTR 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन कर सकते हैं या आप प्रिपेयर ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपका, और आपको डैशबोर्ड पे नजर भी आएगा कि आपकी GSTR की जो डिटेल है, आपकी ड्यू डेट है वो कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम ऑनलाइन प्रिपेयर करें या ऑफलाइन प्रिपेयर करें। अगर आपका जो क्लाइंट है या आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके जो परचेज, आपके जो सप्लाई के जो इनवॉइसेज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो 10-11 इनवॉइसेज हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर ऑनलाइन कीजिए, एक एक का डाटा आप फीड कीजिए। मैं कहता हूँ 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे, 5 से 10 मिनट आपको सारे इनवॉइसेस फीड करने में लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कम इनवॉइसेज हैं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी मत डाउनलोड कीजिए, आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं पोर्टल पे जाकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप प्रिपेयर ऑफलाइन करते हैं, प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आप एक यूटिलिटी में अपना डाटा प्रिपेयर करेंगे, और आप फिर क्या कर सकते हैं, उस जेसॉन फाइल को जिसके अंदर आपके सारे के सारे इनवॉइसेस की डिटेल होंगी और अदर डिटेल्स होंगी, उनको आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप जेसॉन अपलोड करेंगे, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी ये वाला है प्रिपेयर ऑफलाइन, इसको हम हाइब्रिड मोड बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब इसमें आप पहले डाटा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन मोड के अंदर, और फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करके आप क्या करेंगे, वो जेसन फाइल को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप में से जितने लोग ERP यूज करते हैं, चाहे वो बिजी यूज करते हैं, चाहे वो टेली करते हैं, जिनेसिस यूज करते हैं, आज के टाइम पे हर एक ERP आपको GSTR 1 प्रिपेयर करने की, प्रिपेयर करा हुआ डाटा एक्सपोर्ट, मतलब आप फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूटिलिटीज के अंदर आपको क्या दे रखी होती है, फैसिलिटी दे रखी होती है। हम उसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। इतनी बात समझ में आती है, यहाँ पे अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है।
और एक और चीज बताता हूँ, अगर आपकी जो रिटर्न है, मान लो आपने कोई सप्लाई नहीं करा, कुछ भी सप्लाई नहीं करा आपने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर, आपने या तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर या पर्टिकुलर मंथ के अंदर अगर आपने कुछ भी फाइल नहीं किया, तो आप क्या कुछ भी आपने सप्लाई नहीं किया, तो आप नील रिटर्न जो है आपकी, वो भी आपको सबमिट करनी होती है। वो आप यहाँ पर भी सबमिट कर सकते हो, और आप वो क्या कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, एक मिनट मुझे ये, हाँ, अब बात आती है कि आप जैसे ही प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अभी मैं आपको कौन सा तरीका बता रहा हूँ, ये वाला तरीका बता रहा हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन का। तो प्रिपेयर जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन, तो आपकी GSTR 1 जो कि क्या है, जो कि रिटर्न नहीं कहलाती, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आपको ये पूरा का पूरा क्या करे, दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये GST नंबर आ रहा है, आपका लीगल नेम आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, आपका क्या कहते हैं स्टेटस भी दिखाएगा कि आपने अभी तक फाइल नहीं की है, और आपको ड्यू डेट भी यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर आप फाइल नील GSTR 1 भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला। अगर आपकी कोई भी सप्लाई नहीं है, या तो आप एसएमएस से कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप फाइल, इस पे क्या कहते हैं, फाइल नील GSTR 1 पे क्लिक कीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ आपको, मेरा आप लोगों से सवाल, कि मान लीजिए मैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहा हूँ, मैं क्या सप्लाईज कर रहा हूँ, मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई, या तो मैं नॉन टैक्सेबल कर रहा हूँ, या मैं फुली एग्जेम्प्ट चीजें सप्लाई कर रहा हूँ, या मैं कोई निल रेटेड चीज सप्लाई कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या तब भी मुझे निल रिटर्न फाइल करनी है? हाँ जी, क्या तब भी मुझे निल रिटर्न फाइल करनी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रिंस, तब हमें निल रिटर्न फाइल नहीं करनी, उनकी डिटेल्स GSTR 1 में जाती। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई देगी कि अमेंड, अमेंड करके, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने प्रायर पीरियड के जितने भी इनवॉइसेस हैं उनको अमेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आपके ये वाला दिख रहा है आपको बिल्कुल आखिरी में, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ठीक है, इस पे ये चीज किसके लिए है, कि आप अपने पुराने इनवॉइसेस के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स पे करेंगे, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, कि यहाँ पर, हाँ, ये क्या है, ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पर डिटेल्स मेंशन नहीं करी है। ये किसके लिए, यहाँ पे कौन कौन से इनवॉइसेस जाएंगे, देखिए हमसे जो सामान खरीदने आता है कस्टमर, वो दो तरीके का होता है। एक ऐसा कस्टमर आता है जो खुद एक सप्लायर है और जो GST में रजिस्टर्ड है। एक ऐसा इंसान भी हमसे सामान खरीदने आता है जो आगे जाके माल बेचेगा, या आगे जाके हमारा माल यूज करके सर्विसेज देगा, पर वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। एक तो ये वाला इंसान, दूसरा एक ऐसा इंसान, जैसे मान लो हमारी भल्ले पापड़ी की दुकान है, या फिर हमारी कोई भी ऐसी, हमारा कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अल्टीमेट कस्टमर को सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा कस्टमर जो है वो तो ऑटोमेटिकली अनरजिस्टर्ड ही होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना है कि हमारा कस्टमर जो हमसे माल परचेज कर रहा है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो हम उस, और वो उसका क्रेडिट लेगा जो हम उससे टैक्स चार्ज करेंगे, तो हम ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, सप्लाईज को B2B ट्रांजेक्शन। उनकी डिटेल्स अलग जाएगी, और उनकी सप्लायर वाइज जाएगी, इनवॉइस वाइज। और B2C में आपका क्या जाएगा, आपका लमसम अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो जब आपका रिसिपिएंट या कस्टमर क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है,
तब हम क्या करते हैं, हम उसको B2C बोलते हैं, बिकॉज वो ITC क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम B2B और B2C लार्ज क्या है, आपको ये समझ में आ गया। B2B इनवॉइसेस क्या है, B2C लार्ज इनवॉइसेस क्या है। B2C लार्ज इनवॉइसेस वो हैं जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब B2C सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और वो कौन सी सप्लाई है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है। वो कौन सी सप्लाई है, वो इंटर स्टेट सप्लाई है, और वहां पर आपका जो इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। जब भी आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, और आप कौन सी किसको कर रहे हो, किसी अनरजिस्टर्ड परचेजर को सप्लाई कर रहे हो, और 2.5 लाख रुपए से ऊपर का माल सप्लाई कर रहे हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर है, तो मैं आपको बता दूं, सॉरी, इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनवॉइस वैल्यू में क्या फर्क, दोनों में बहुत फर्क। अगर मैं 2,40,000 रुपए का माल सप्लाई करता हूं, किसी को माल बेचा 2,40,000 रुपए का, और उसपे 5% जीएसटी था, उसपे 5% जीएसटी था, 12,000 रुपया, तो बताइए मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 2,40,000, और मेरी इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 2,52,000। तो इस केस के अंदर अगर, तो यहाँ अगर ऐसा केस हो जाता है जहां पर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं, और वहां पर जो इनवॉइस की वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मेरा 2.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो वो हमें सारे के सारे इनवॉइसेस कहाँ पे पुट करनी है, B2C लार्ज इनवॉइस। और जितने भी आपके इंट्रा स्टेट, चाहे वो बड़े इनवॉइसेस भी हैं B2C को, और आपके छोटे इनवॉइसेस इंटरस्टेट के, वो कहां पे जाएंगे, B2C अदर्स। अब एक्सपोर्ट्स के इनवॉइसेस के अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं, किसी SCZ को सप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी क्या कहते हैं को एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, तो उसके इनवॉइसेस आपके 6A में जाएंगे। आप कोई निल रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, निल रेटेड का मतलब होता है कोई ऐसी सप्लाई करना जिसका जीएसटी रेट नहीं दे रखा है, जिसका जीएसटी रेट, जो लिस्ट है जीएसटी रेट्स की HSN कोड वाली, वहां पर या तो रेट निल दे रखा है, या ब्लैंक दे रखा है, या फिर जीरो लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निल रेटेड। और इसको हम जीरो रेटेड नहीं बोलते। जीरो रेटेड हम किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है जीरो रेटेड सप्लाईज किसको बोलते हैं? हाँ जी, कोई ये बता सकता है कि जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रविकेश। देखो, एक ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को पता होगा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ना इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि इसको विश्व के अंदर जो ट्रेड है, धंधा है, उसको बढ़ाना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो जब भी कोई देश ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ऐसे टैक्स रिलेटेड लॉज बनाता है जिससे उसका व्यापार खराब हो जाता है दूसरे स्टेट्स के साथ, तो ये फिर क्या करता है, फिर ये इंटरफेरेंस करता है, ये उनको गाइड करता है, उनको कहता है जी आपको, हम कभी दिक्कत होगी तो हम आपको फंडिंग या सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और IMF भी इसके कहने पर चलता है, इसके साथ साथ चलता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है, वो कहता है जी एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्स। मतलब आप एक्सपोर्ट कीजिए, जब भी आप दूसरे देश में भेज रहे हो ना माल, या गुड्स भेज रहे हो, सर्विस भेज रहे हो, तो आप ना टैक्स मत चार्ज करो, क्योंकि वो जिस मार्केट में जाके बिक रहा है, उस मार्केट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके देश ने नहीं चलाना, वो कोई और देश की सरकार उस मार्केट का खर्चा, मतलब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगा रही है, तो आपका हक नहीं बनता। तो आप सिर्फ माल एक्सपोर्ट करो, टैक्सेस मतलब। तो उसी के कहते कहते हमने जीएसटी लॉ भी हमारा वैसे ही बना हुआ है कि हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सामने वाले से, जो इंपोर्टर है, उससे टैक्स नहीं लेते। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्या करें, या तो सप्लायर के पास दो ऑप्शन होते हैं, वो जितना भी टैक्स बनता है, किस किस को, या तो वो SCZ को सप्लाई कर रहा है, या वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों की दोनों जीरो रेटेड कहलाती है, निल रेटेड नहीं, जीरो रेटेड कहलाती है, जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप SCZ को सप्लाई कर रहे हो। अब भाई SCZ को हम एक्सपोर्ट के बराबर क्यों मानते हैं? क्योंकि SCZ को जो लाइसेंस मिलता है
SEZ एक्ट 2005 के अंदर वो इसी शर्तों पे मिलता है कि वो अपना मेजॉरिटी मोर देन 85% जो आउटपुट है उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर हमने SEZ को सप्लाई किया कुछ सामान, तो SEZ उसको यूज करेगा कुछ बनाने में और उसको वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ही करने वाला है। तो हम एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको जीरो रेटेड बोला जाता है। याद रहेगा आप लोगों को। तो जब भी आपके एक्सपोर्ट के या जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, वो सारी की सारी कहां जाएगी, 6A में जाएगी। बात आती है समझ में। नील रेटेड में क्या होगा, नील रेटेड और जीरो रेटेड में फर्क समझ में आ गया। अब जो जीरो रेटेड है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्या करो, या तो आप मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए का माल सप्लाई किया और 60 लाख रुपए की रॉ मटेरियल यूज करे थे और रेट है जीएसटी का 5%। तो 1 करोड़ पे 5% जीएसटी कितना बनना चाहिए था, 5 लाख। और जो मैंने परचेजेस करी उस पर 3 लाख पे करके आया, तो एक तरीके से 3 लाख का आईटीसी नेट लायबिलिटी कितनी बनेगी, 2 लाख। तो मैं 2 लाख क्या कर सकता हूँ, टैक्स पे कर दूं सरकार को, और फिर बाद में जाके सेक्शन 54 के तहत मैं पूरा का पूरा 5 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। या फिर एक और ऑप्शन है, मैं सरकार को एक अंडरटेकिंग लिख कर दूं, एक बॉन्ड बना कर दूं कि सरकार मैं इसको एक्सपोर्ट ही करूंगा या सप्लाई टू SEZ ही करूंगा, आप एक काम करो, अभी मैं टैक्स नहीं पे कर रहा, ठीक है, आउटपुट पे, पर जब मेरा जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा या सप्लाई टू SEZ हो जाएगी, आप मुझे क्या करना, जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड दे देना। तो दो मेथड है, ठीक है। सेकंड वाले को हम LUT बॉन्ड अंडरटेकिंग वाला मेथड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। फिर आपके क्रेडिट और डेबिट नोट्स आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने जो सप्लाई किया उसमें आपको किसी इनवॉइस में वैल्यू बढ़ानी थी या घटानी थी, तो आप क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट नोट्स जनरेट करोगे। तो यहाँ पे आपका B2B का यहाँ चला जाएगा, B2C का यहाँ चला जाएगा। फिर आपकी, ठीक है, जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई एडजस्टमेंट है एडवांसेस का, देखो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी, जितना भी आपने पिछले पीरियड में एडवांस पकड़ लिया था, कस्टमर से एडवांस लिया था, तो उसकी उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। और मान लो पिछले पीरियड का एडवांस आप इस पीरियड में एडजस्ट कर रहे हो, तो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ जाएगी। और साथ ही साथ आप जितना भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करा उसकी HSN वाइज समरी यहाँ पर जाएगी 12 के अंदर, और जितने भी आपने इनवॉइसेस इशू करे वो सारे के सारे आपके 13 में जाएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड अगर आप में से किसी के डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से कितने लोग GSTR। हेलो हाँ जी प्रिंस जी बताइए। सर, SEZ किस में जाएगा? SEZ आपका उसमें एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंदर। लेकिन सर जो हमारा 4 वाला टेबल है उसमें आता है SEZ तो। एक मिनट में देख लेता हूँ। आता है ना आप इसकी बात कर रहे हो B2B इनवॉइसेस के अंदर? हाँ जी सर। तो उसके अंदर आपका फिर ऑप्शन दे रखा होगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको आगे देख के बता ही देता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। recipient add record details B2B large line। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे जो आपको मैंने एक्सपोर्ट वाला बताया है, एक्सपोर्ट वाले में सिर्फ एक्सपोर्ट जितना भी करोगे वो जाएगा। जब आप जो पहले वाली टेबल है ना B2B वाली जो फाइल करोगे, वहां पे आपका दे रखा होता है टेबल 4A 4B 6B 6C दे रखा होता है। तो वहां पर आप क्या क्या कर सकते हो, वहां पे आप पहले 4, इसके अंदर आपका क्या क्या जाएगा, देखिए इसके अंदर जो आपकी पहली है B2B, उसके अंदर आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने, देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ एंटिटीज को अगर आपने सप्लाई किया तो वो मान के चलेंगे कि हम ये एक्सपोर्ट है, मतलब उस केस के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो गुड्स है वो टेरिटरी नहीं छोड़ेगा, टेरिटरी में ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप सप्लाई कर रहे हो कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, तो वो हम मान के चलते हैं कि वो एक्सपोर्ट है, उसको हम बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। फिर आपका आता है SEZ सप्लाईज विद पेमेंट। तो अगर मैंने आपको बताया दो ऑप्शन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो आपका पहला वाला टेबल है B2B उसके अंदर जाएगा SEZ वाला। तो उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन होती है। अगर आप विद पेमेंट कर रहे हो, आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी आउटवर्ड टैक्स पे करके कर रहे हो, तो आपकी उसके अंदर क्लासिफिकेशन है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे आपके डीम्ड एक्सपोर्ट्स जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका और क्या क्या फिल हो सकता है, यहाँ पर आपका जो आप SEZ सप्लाईज कर रहे हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हैं तो उसका जाएगा आपका SEZ सप्लाईज विदाउट पेमेंट। और अगर आपकी कोई रिवर्स चार्ज वाली है, ठीक है, तो वो यहाँ पर चली जाएगी आपकी सप्लाई विच अट्रैक्ट्स रिवर्स चार्ज। और यहाँ पर आपकी चली जाएगी कि जो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाईज है जिन पे आपने IGST चार्ज किया, वो यहाँ चली जाएगी। ठीक है। और अगर, हाँ जी, और कोई डाउट है आपका, बताइए। सर टेबल 14 और 15 समझा दो जो नहीं आई है R1 को। कौन सी? टेबल 14 और 15। मैं देख लेता हूँ। सर 14 15 मेरे को आपको चेक करके बतानी पड़ेगी सर। ठीक। ठीक है। जी राहुल जी आप पूछ रहे थे 14 15, या निशान जी आप पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था सर निशान। ठीक है निशान जी, मेरे को ये क्या कहते हैं डैशबोर्ड खोल करना, क्या कहते हैं चेक करनी पड़ेगी, तब मैं आपको उसकी फिर इंटरप्रिटेशन बता पाऊंगा। ठीक है। और अगर आपका उसी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट भी है तो आप वो भी पूछ सकते हो, तो मैं वो भी सर्च कर लूंगा। तो ना वो मतलब यूज होती है ना, ई कॉमर्स से रिलेटेड है वो टेबल। ई कॉमर्स जिसमें नहीं ई नहीं आप, कॉमर्स होती है। नहीं वो ई कॉमर्स, देखो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करनी है, या आप सप्लाईज थ्रू ही, मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, इसलिए फाइल की जाती है वो दो टेबल? है, एक तो ई टेबल 14 में शायद ई कॉमर्स वालों को डालना होता है डेटा, और टेबल 15 में जो ई कॉमर्स के थ्रू हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमें डालना होता है, ठीक है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में सर्च करके बता दूंगा सर। ठीक है सर। हाँ जी। बाकी और किसी का? सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। सर दो क्वेश्चन थे मेरे। पहला तो सर ये जोमेटो पे जो हम सप्लाई करते हैं ना, हाँ रेस्टोरेंट वाले जो हो गए, अब ये जो रेडी पटरी वाले होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है या फिर नहीं है? क्योंकि जोमेटो भी हमारे मतलब रेस्टोरेंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि इसमें ना जो जोमेटो के थ्रू आवाज सप्लाई खोल करते, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? एक सेकंड सर, खोल ले भाई। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक जो जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो दैट इज सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है। तो इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एक जगह एग्जेम्पशन है। वो तो आपके जो नॉर्मल, जैसे उसको रजिस्ट्रेशन लेनी ही लेनी है, अगर आप एक ढाबा खोलकर बैठे हैं, ठीक है, चाहे आप थोड़ी सी सप्लाई नॉर्मल सप्लाई करो खुद, और थोड़ी सी आप जोमेटो के थ्रू करो, तो आपको लेनी है। अब उन्होंने नहीं ले रखी तो वो उनका नॉन कंप्लायंस है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जहां पर सरकार ने ई कॉमर्स ऑपरेटर में दो लोगों को माफ कर रखा है, जहां पे सरकार मानती है बहुत ही ज्यादा छोटे हैं,
छोटे लेवल के, छोटे दर्जे के, तो वहां पर फिर लाइबिलिटी सारी किसकी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की है सारी की सारी। वो बताता हूँ कौन कौन से। आपने अर्बन क्लैब सुना होगा, आपके घर पे कभी अर्बन क्लैब से कोई क्या कहते हैं ब्यूटी सर्विसेज देने आया है, या बिजली इलेक्ट्रीशियन आया है, या प्लम्बर आया, कोई भी आया आपने बुलाया, तो ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के क्या कहते हैं पहले रिटर्न फाइल करें। एक तो ये वाली प्लम्बिंग सर, मतलब जो भी अर्बन क्लैब वगैरह के थ्रू रजिस्टर्ड है, प्लम्बिंग सर्विसेज वगैरह दे रहा है। दूसरा, जितने भी कैब ड्राइवर्स, ठीक है, दो ओला या उबर के थ्रू रजिस्टर्ड है, इन लोग यहाँ पर अगर आप सप्लाई करते हो और आपका टर्नओवर अगर एक्सीड नहीं करता, तो आपके ऊपर वो डायरेक्टली वो नहीं लगेगा, सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्योंकि अर्बन क्लैब और आपका ये क्या कहते हैं अर्बन क्लैब और ये आपका ओला एंड उबर, दीज आर ऑल्सो ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिकॉज इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसके थ्रू ये लोगों को अनेबल करते हैं कि आप सेवाएं सप्लाई कर दो हमारे थ्रू। तो ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता ऐसा। आप एक बार पढ़िएगा, सेक्शन 9(5) है इसका, ठीक है, 9(5) है इसका। हाँ जी। आपका नाम क्या है, आपने क्या बताया था? होप मैं आपका आंसर कर पाया क्वेश्चन का। सर हाँ वो तो ठीक है, बट सर मैं कहता कि जो अगर आपको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात मिलती है तो बताइए, आपको अगर मेरी बात से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। हाँ जी बताइए। नहीं देखो, उनको रजिस्ट्रेशन लेना है, दे आर दी टेक्निकली दे आर दी सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, दे हैव टू रजिस्टर मैंडेटली, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी हो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर मैं कह रहा था कि जो जोमेटो हमारे मतलब सप्लायर के बिहाफ पे जो टैक्स पे कर रहा होता है, वो उस वाले पे कॉन्सेप्ट में कैसा है, मतलब वो समझ में नहीं आया मैं बस। वो 9(5) है, मैं वो अगले सेशन में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो जो जोमेटो पे कर रहा है टैक्स, जी किसके जी भी पर? सप्लायर के बिहाफ पे जोमेटो पे करता है ना टैक्स। सप्लायर के भी यहाँ पर जोमेटो पे करता है टैक्स। हाँ ऐसा कुछ है ना कि जो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो उसके बिहाफ उसका देखिए जो। फिर वो दो होते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, वो दो होते हैं। आप ऐसे देखो, हर एक दुकानदार को लेना है, जोमेटो टैक्स नहीं लगा सकता इसके ऊपर। वो जोमेटो अपने सिस्टम से चाहे इनवॉइस जनरेट करता है, मेरी बात सुनो डियर, आप देखना वो दुकानदार ही जीएसटी लगा कर दे रहा है। मैं आपको एक और एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट सर्च करना है एवरबेक, ठीक ओके। है, एवरबेक सर्च करना, उससे मंगवाना, वो जीएसटी लगाता है, ठीक है। आप कोई सामान मंगाना, 5%, 2.5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, दो चीजें लगाएगा। वो दुकानदार लगा रहे हैं, पर इनवॉइस किसके, जो आपको इनवॉइस नजर आता है ऐप वगैरह के अंदर, ठीक है, वो जोमेटो की पर्ची पे नजर आ रहा होगा, पर वो जनरेट किसने किया है? वो दुकानदार ने। वो एवेबेक से ही आता है सर, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, हाँ तो वो जोमेटो पे रजिस्टर्ड तो है, वो सप्लाई तो कर ही रहे हैं गुड्स। कैसे कह रहे हैं?
उसी तो है हाँ जी। और ये बोला कि तो भी आप कह रहे थे कि रजिस्टर्ड नहीं है वो, भाई उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर सेक्शन आप कोई 9(5) जो रिटर्न जाती है टेबल 15 में। हाँ जी, सेक्शन 9(5) की बात कर रहे हो ना आप? जी हाँ जी जी। सर। अगर 9(5) लगता है ना, मेरी बात सुनो, अगर 9(5) लगता है तो फिर सप्लायर को क्या कहते हैं, वो जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज करे। ओके, जो टैक्स इनवॉइस ज्यादा होगा वो जोमेटो के नाम से ज्यादा होगा या फिर भाई साहब मेरी बात सुनो, 9(5) जोमेटो के ऊपर लगता ही नहीं है। मैंने आपको अभी जो 2 चीजें बताई थी प्लम्बिंग वाली, ठीक है ना, वो उनके लिए बनी है 9(5). आप पढ़ के देखो एक बार। ओके सर, एक ना हमारे पास क्लाइंट है भाई उसको। साहब आप अगर अगर आप अपने क्लाइंट का गलत करा रहे हो, अगर आपके पास जोमेटो क्लाइंट है, ओके ठीक है, और अगर आप उसके ऊपर 9(5) लगा रहे हो तो गलत। ठीक है। ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस हो भी रही है, तो आप भेज देना मुझे। ठीक है, मैं एक बार टू माई इंटरप्रिटेशन रेस्टोरेंट वालों के ऊपर 9(5) नहीं लगेगी, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट नोटिफाइड एज पर दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। ठीक है, ये नोटिफिकेशन अब का नहीं है, ये 2018 के आसपास का ही है। ठीक है सर। जो आप बात कर रहे हो ना, जो आप रिटर्न्स की बात कर रहे हो, हम्म। एक मिनट, यहाँ पर किसी ने, प्रिंस पुदार ने लिखा है कि फ्रॉम 1 Jan 2022 गवर्नमेंट इंक्लूडेड रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑल्सो। तो प्रिंस जी, मेरे को आपको सर्च करके बताना पड़ेगा, ये शायद से मेरे को इसके बारे में पता नहीं है फिर। ठीक है, क्लाउड किचन अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट which resulted in entities like Swiggy, Zomato paying 5% GST on provided through their platform। प्रिंस जी, मैं इसके ऊपर आपको क्या कहते हैं, रिसर्च करके ही बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है आपका? हाँ सर, ये तो डाउट हो गया सर। एक और लास्ट क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, बताइए। सर एक मैं हूँ, जैसे मैं महेश कुमार, मैंने एक ई कॉमर्स के लिए, मैं ई कॉमर्स पे कोई ट्रेडिंग मतलब सप्लाई करता हूँ ई कॉमर्स के थ्रू। तो मैंने उसके लिए एक जीएसटी नंबर ले रखा है, उसमें मेरी 10 से 15 लाख की सेल होगी मान के चलिए। और प्लस में मैं किसी अदर सर्विसेज में एक एज अ कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ किसी अदर फर्म को। फिर से बोलना, आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, और नहीं, आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड हो, क्या क्या काम करते हो आप? मैं एक टॉय वगैरह बेचता हूँ। क्या? टॉय वगैरह बेचता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, वो मेरी अलग मतलब काम चल रहा है। उसके अलावा मेरे पास जो काम है एज अ कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ मैं किसी अदर कंपनी में। तो जो मैं वहां से चार्जेस लेता हूँ, तो मैं उसको बिल जीएसटी का दूंगा या फिर विदाउट जीएसटी दूंगा? क्यों, आप जीएसटी का दोगे? अगर मैं विदाउट जीएसटी देता हूँ उसको अपना बिल, तो नहीं, वो आप चले। ये देखो, आप देखो, आप टॉयज की बात कर रहे हो, क्या वो टॉयज एग्जेम्प्टेड है? नहीं नहीं, मैं सर टॉयस की सर्विस नहीं दे रहा, मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ वहां पे मैं जाके। आपको एक चीज बताया, तुम देखो ब्रदर, मेरी बात सुनो। जीएसटी में क्या है, जीएसटी में नॉन टैक्सेबल क्या चीज, जीएसटी में टैक्स किस पे नहीं लगाना, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे नहीं लगाना। सेक्शन 2 क्लॉज 47 कहता है जी, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक तो आपका आता है नॉन टैक्सेबल में आपके 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे लगाना ही नहीं है, ठीक है। चाहे आप इसके साथ कुछ और चीजें सप्लाई करते हो, उन पे लगेगा सब पे। फिर किस पे नहीं लगेगा, निल रेटेड वाली पे नहीं लगेगा। फिर आपका तीसरा आ जाता है कि क्या कहते हैं, आपका निल रेटेड हो गया, नॉन टैक्सेबल हो गया, और फुली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अब आप भाई कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, वो फुली एग्जेम्प्टेड में नहीं आता, निल रेटेड में नहीं आता। निल रेटेड में नहीं आता ना, वो चेक कर लिया आपने? हाँ सर, नील में नहीं आता सर। नहीं आता, तो फिर टैक्स क्यों नहीं लगाओगे आप? मतलब मैं कंफर्म कर रहा था कि अगर ये करना मतलब गलत है या फिर नहीं, सही। आपने जीएसटी नंबर ले रखा है ना। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, सेम पैन पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ सेम टाइम पे ही है सर। सेम पैन पे कर रहे हो, सेम पैन हाँ पे, सेम पैन, सॉरी सेम पैन तो पे फिर ही। क्यों नहीं चार्ज करोगे आप जीएसटी? अब इसमें भी अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन है तो बताओ
कि ऐसा तो नहीं होता। इस पे तो ये तो साफ साफ क्लियर है कि आपको क्या कहते हैं जीएसटी लगाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि मैं इधर सर्विस अलग दे रहा हूँ और जो मैंने जीएसटी नंबर ले रखा था वो किसी अदर पर्पज से ले रखा था, मतलब मैंने ई कॉमर्स के लिए ले भाई रखा एक बात बताओ, अगर आप वो चीज अगर आप दिखाई नहीं रहे डॉक्यूमेंट्स में, था। हाँ तो भाई जो दिखाई नहीं रहे हो तो टैक्स इवेजन होगी ना। ठीक है। आप कह रहे हो, आप ये बताओ वो दिखा रहे हो डॉक्यूमेंट्स में, मतलब आप उसको सही में पक्के में कर रहे हो काम। सॉरी, मैं कह रहा हूँ आप पक्के में काम कर रहे हो, कच्चे में कर रहे हो, नहीं पक्के मतलब में आप कर रहा हूँ, पक्के में कर रहा हूँ, मैं पर्सनल अकाउंट में आप उस पैसे पे ले भी रहा जीएसटी हूँ, क्यों नहीं लगा रहे? उस पर टीडीएस भी कटवा ही रहा हूँ मैं। हाँ तो फिर जीएसटी क्यों नहीं दिखा रहे? मतलब मैं इसलिए मतलब पूछना चाहता था कि मतलब वो ऐसा करना ठीक है या गलत है बस। नहीं, फिर तो आप ये कहोगे कि भाई मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मान लो वजीरपुर में कुछ दुकानदार हैं, वो हाँ बोले जी हम छोटी चीजों पे जीएसटी नहीं लगाएं, बड़ी पे लगाएंगे, ऐसा है? नहीं। मतलब मेरे को आपका डाउट नहीं समझ में आया कि भाई उस पे जीएसटी क्यों नहीं लगेगा। आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो ना। हाँ बिल्कुल। अब आप कोई भी अगर टैक्सेबल चीजें सप्लाई करोगे, अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर नहीं आती, तो उस पे सब पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। हाँ, सिर्फ एक जगह बता देता हूँ आपको कि मान लो अगर कोई फुली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, और अगर उसको मान लो इंटरेस्ट इनकम आ जाती है, तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की वजह से उसको जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है, मान लो आपका कोई बिजनेस है और आप एक्सक्लूसिवली 3 चीजें ही सप्लाई करते हो, तीनों चीजों में फॉल कर जाते हो, उसकी वजह से आपकी किसी भी सप्लाई पे जीएसटी नहीं बन रहा, तो अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आ जाती है तब वो बाहर हो जाती है, वैसे कोई और चीज बाहर नहीं होगी। ठीक। ओके, थैंक यू सर। और बताओ। और कोई? तो दिव्या एंड करें। जी दिव्या जी। हाँ हाँ दिव्या, मैं लेफ्ट कर दूं? बताओ। ठीक है ठीक है। सब कर सकते हैं लेफ्ट। मनु सर का कॉल आ चुका है।